Chapter number 4, concept of investment and firm investment decisions. Firm investment decision, first decision of investment, desire capital stock, quantity of capital that maximize firm profitability. To, with the help of cost benefit analysis of capital, हमने understand किया desire capital stock. Relationship between desire capital stock and investment. Desire capital stock increase, investment increase. मोर कैपिटल इसका मतलब आपके पास क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी, राइज होगी. बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इंक्रीज और डिक्रीज, ये डिपेंड कर रहा होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह कैपिटल स्टॉक के बढ़ने से तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से डिजायर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है या नहीं होता, किस तरह डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पे. देखें, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जून से जुलाई तक होता है. इस वक्त हमारे पास जो मंथ चल रहा है वो फरवरी 2021 चल रहा है, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है जून 2021 में. तो जुलाई 2020 हमारा फर्स्ट मंथ था फाइनेंशियल ईयर का. हम अज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज जुलाई 2020 फर्स्ट मंथ ऑफ आवर करंट फाइनेंशियल ईयर. तो जुलाई 2021 के अंदर हमारे पास जो कैपिटल स्टॉक था, जो मशीनरी थी, उसकी टोटल वैल्यू क्या थी, 5000. ये जो के टी है क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ करंट पीरियड. ठीक है, और के टी प्लस वन का मतलब क्या है, के टी प्लस वन मीन्स क्वांटिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक एट द एंड ऑफ करंट पीरियड, यानी कि जून 2021 के अंदर, 29 जून 2021 के अंदर जो हमारे पास कैपिटल स्टॉक होगा वो के टी प्लस वन होगा. और हमने इसे कितना जूम किया हुआ है, 8000. तो इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में हमारा जो कैपिटल स्टॉक 5000 था और एंड में हमारा स्टॉक कितना था, 8000. अब ये जो के टी प्लस वन है, ये क्वांटिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक एट द एंड ऑफ करंट पीरियड भी है, और ये के टी प्लस वन है क्या असल में, ये असल में क्वांटिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड, यानी कि जुलाई 2021 के अंदर भी जो हमारा कैपिटल स्टॉक होगा वो क्या होगा, के टी प्लस वन होगा. अब करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, यानी मैं आपसे व्हाट इज आवर नेट इन्वेस्टमेंट. तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या करोगे नेट इन्वेस्टमेंट के लिए, के टी प्लस वन को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे के टी से. यानी कि जून के अंदर 8000 कैपिटल स्टॉक था और जुलाई 2020 में कैपिटल स्टॉक 5000 था. तो 8000 में से 5000 को माइनस करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3000. तो ये 3000 क्या चीज़ है, 3000 इज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग करंट पीरियड, और करंट पीरियड के अंदर मेरी जो नेट इन्वेस्टमेंट है. तो के टी प्लस वन माइनस के टी, ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये है मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि इस साल मैंने कितनी स्पेंडिंग की है. आईटी इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. डीपी के मेरे पास क्या चीज़ है, डेप्रिसिएशन अमाउंट. तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो किसके इक्वल है, वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन के इक्वल होती है. ठीक है, तो करंट पीरियड के अंदर मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने इन्वेस्टमेंट की होगी न्यू मशीन को परचेज करने के लिए भी की होगी, वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी. और मैंने इन्वेस्टमेंट की होगी अपनी जो ओल्ड मशीन है उसको रिपेयर करने के लिए भी, है ना. अगर कोई मशीन आपकी ख़राब हो जाए, डिप्रिशिएट हो जाए, तो हम उसे क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, है ना. तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपके पास क्या है कि इस साल मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है. अब देखिए इसकी इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट होता है क्या, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है. नेट इन्वेस्टमेंट होती है आपके पास एडजस्टेड विद डिप्रिसिएशन, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट जिसमें से हमने डिप्रिसिएशन को माइनस ना किया हो. अब ये आईटी इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. अगर हम आईटी की इक्वेशन लिखेंगे तो आईटी का मतलब क्या होगा, ये माइनस डेप्रिसिएशन इक्वेशन की उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेट इन्वेस्टमेंट है प्लस डेप्रिसिएशन. तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया. यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो कैपिटल स्टॉक है उसमें से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया, जो वैल्यू डिक्रीज हुई है आपकी मशीनरी की उसे हमने माइनस नहीं किया. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में
डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता, ठीक है। और जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन रेट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो KT+1 है, ये हमारे पास क्या था, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक एट द एंड ऑफ करंट पीरियड। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो KT+1 है ये डिजायर कैपिटल स्टॉक है। यही डिजायर कैपिटल स्टॉक क्यों है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हर फर्म आपकी रेशनल होती है। अब इस साल के एंड में जो मेरी फैक्ट्री के अंदर मशीन की क्वांटिटी होगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी, अगर मैं एक रैशनल बिजनेसमैन हूँ तो वो क्वांटिटी क्या होगी जिस पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो KT+1 है, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक एट द एंड ऑफ करंट पीरियड, इसे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे मैं कह रहा हूँ यही क्या चीज़ है, डिजायर कैपिटल स्टॉक है। यानी कि ये जो इक्वेशन है KT+1 माइनस KT इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस DK। अब इस इक्वेशन के अंदर KT+1 मेरा क्या चीज़ है, ये मेरा आपके पास है डिजायर इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम चेक करना चाहें कि डिजायर इन्वेस्टमेंट, डिजायर कैपिटल स्टॉक का और इन्वेस्टमेंट से क्या रिलेशन है, तो हमें आंसर देता है ये वाली इक्वेशन। देखिए इक्वेशन मुझे क्या आंसर दे रही है, ये इक्वेशन मुझे आंसर दे रही है कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो तब भी डिजायर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के मुकाबले में कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी डिजायर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज नहीं हुआ है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो किस पे की, वो अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक मशीनरी को रिपेयर करने के लिए किए। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से डिजायर कैपिटल स्टॉक सिर्फ उस वक्त बढ़ता है जब इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या हो, इन्वेस्टमेंट आपकी डेप्रिसिएशन रेट के मुकाबले में ज्यादा हो। अगर डेप्रिसिएशन आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो इससे डिजायर कैपिटल स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन अमाउंट ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपने अपनी मशीन को रिपेयर करने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए आपने स्पेंडिंग की है। तो डिजायर कैपिटल स्टॉक जब भी बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है, अगर डिप्रिसिएशन के मुकाबले में ज्यादा है, तो तब तो डिजायर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आपकी राइज हो रही है वो डेप्रिसिएशन के मुकाबले में कम है, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा डिजायर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज नहीं हुआ है, बल्कि जो हमारी मशीनरी थी उस मशीनरी को हमने क्या किया, उसी पे स्पेंडिंग की, उससे हमने रिपेयर करवाया और उसे काम के काबिल बनाया, ठीक है। तो डिजायर कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन क्या होता है, डिजायर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का जो फोर्थ टॉपिक है वो हमारे पास है लेग्स इन्वेस्टमेंट। लेग इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखें व्हाट इज लेग्स इन्वेस्टमेंट। लेग का मतलब होता है डिफरेंस, टाइम पीरियड, गेप। रिकॉर्डिंग ऑन है। देखें इन्वेस्टमेंट को जब भी हम एनालाइज करते हैं, हम करंट इन्वेस्टमेंट को करंट आउटपुट के साथ कंपैरिजन नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। देखें आईटी हमारे पास क्या चीज़ है, आईटी इज इन्वेस्टमेंट इन 2021, वाईटी हमारे पास क्या है, आउटपुट ऑफ 2021, ठीक है। अब देखें इस साल जो इन्वेस्टमेंट हुई है, इस इन्वेस्टमेंट का रिलेशन इस साल के आउटपुट के साथ अगर हम देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट के साथ जो एनालिसिस है वो आपकी एक्यूरेट नहीं होगी। एक्यूरेट क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस साल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर लगे। अब वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो कंप्लीट कब होंगे, वो कंप्लीट होंगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 6 साल के बाद। अब इस इन्वेस्टमेंट को आप रिलेट करोगे इस आउटपुट के साथ तो ये आउटपुट आपको कम लगेगा, आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा हुई है लेकिन आउटपुट में इतना इजाफा नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लेग्स इन्वेस्टमेंट को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक एशिया का जो सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना है फोर्ट मिनरो के मकाम पे। फोर्ट मिनरो का जो एरिया है ये आपका जो साउथ पंजाब है, साउथ पंजाब से बलूचिस्तान को मिलाता है। फोर्ट मिनरो आपके पास पहाड़ी सिलसिला है। अब इस एरिया के अंदर 2015 के अंदर, 2015 के अंदर एक ब्रिज बना है जिसे फोर्ट मिनरो ब्रिज कहा जाता है। ये स्टेनलेस स्टील का ब्रिज है और इस ब्रिज के अंदर जितना भी स्टील है वो इम्पोर्टेड आपके पास क्या है, स्टील। यानी कि हमारे जो स्टील मिल्स हैं वो इस लेवल का स्टील जो वेदर कंडीशन पे रिस्पॉन्स नहीं करता वो हम बना नहीं सकते थे ना। तो वो जो फोर्ट मिनरो का ब्रिज है वो उसकी जो एक पिलर की हाइट है वो 50
फिट है और बहुत आपके पास मोर देन 50 किलोमीटर आपके पास क्या है, लॉन्ग आपके पास क्या है, वो ब्रिज है जो डायरेक्टली पंजाब को बलूचिस्तान के साथ मिलाता है। इससे पहले बलूचिस्तान से पंजाब जाना हो तो बलूचिस्तान से पहले कराची आया जाता था, फिर कराची से पंजाब, KPK, GB, AK, इन जगहों पे हम मूव करते थे। अब इस ब्रिज के बनने से एक तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपकी कम हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने से फर्म की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके बहुत ज़्यादा कम हो गई। उसके अलावा जो पैसेंजर्स बिजनेस के अलावा मूव करते थे उनके लिए जो टाइम था वो आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया। अब ये जो फोर्ट मिनरल पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, हैवी इन्वेस्टमेंट हुई थी, कब हुई थी? IT-6। IT-6 का मतलब क्या, आज से 6 साल पहले इन्वेस्टमेंट हुई थी। अब इसका आउटपुट कब आ रहा है? इसका आउटपुट आ रहा है, ये जो ब्रिज है इसने कंप्लीटली काम करना शुरू किया था 2020 में। 2020 का मतलब क्या है कि आज तो 2021 है, तो YT-1 आज से 1 साल पुरानी आउटपुट। YT-1 का मतलब क्या है? एक लेग हमने लिया आउटपुट का। IT-6 का मतलब क्या, हमने इन्वेस्टमेंट के 6 लेग्स लिए, यानी कि 6 साल पहले की इन्वेस्टमेंट। तो 6 साल पहले की जो इन्वेस्टमेंट है 2015 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट का रिलेशन हमने कब देखना है? आउटपुट इन 2020 के अंदर। यानी कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम लेग्स को कंसिडर करते हैं। लेग्स का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट हुई है और उस इन्वेस्टमेंट ने कब प्रोडक्शन देना शुरू किया। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को हम रिलेट कैसे करेंगे आपके पास, जब इस इन्वेस्टमेंट का आउटपुट आपका स्टार्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी, लास्ट गवर्नमेंट के जो एनुअल बजट था, हर बजट को कहा जाता है इसने बहुत ज़्यादा बोरिंग की है। हर बजट को कहा जाता है कि इसने 2013 से 18 तक इन लोगों ने बोरिंग ज़्यादा की और बजट डेफिसिट था। अब जो गवर्नमेंट है जो इस वक्त अपोजिशन में, वो लोग कहते हैं कि वो जो हमारा बजट था वो किन पे था, वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर था। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान में रोड्स और हैवी और रोड्स बनाए, हमने ब्रिजेस बनाए, एनर्जी प्लांट्स हमने बनाए, डैम्स हमने बनाए, रेलवे आपको मेट्रो ग्रीन लाइन रेलवे बनाया और मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बसेस, कराची, पंजाब, इन सब जगहों पे हमने स्टार्ट किए। तो इन प्रोजेक्ट्स की वो क्या थी आपके पास, उसकी वजह से बजट डेफिसिट हो रहा था। अब इनका आउटपुट कब आ रहा है? इनका आउटपुट आना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो 2018 में कंप्लीट हुए, उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट 2019 में बने, बहुत सारे 2020 बने, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट 5-6 साल पहले हुई है वो अभी 2021 में कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट को जब हम रिलेट कर रहे होते हैं, हम लेग्स को कंसिडर करते हैं। लेग्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड, जब इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, कोई फैक्ट्री आपने इस्टेब्लिश किया, इतना सारे पैसे आपने लगाए, तो अब आपको आउटपुट कब मिलेगा? जब आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो हम लेग्स को भी कंसीडर करते हैं। क्योंकि लेग्स का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट तो आपने आज की है लेकिन इसका रिलेशन आज के आउटपुट के साथ नहीं है। क्योंकि आज का जो आउटपुट है उसका जो रिलेशन किसके साथ होगा? प्रीवियस इन्वेस्टमेंट के साथ होगा। लाइक ये फोर्ट मिनरो का जो ब्रिज बना, इसके अंदर जितना भी आपके पास ट्रैफिक जाता है वो ट्रैफिक आपको क्या दे रहा है? वो ट्रैफिक आपको टैक्सेस दे रहा है। तो उस टैक्सेस की वजह से हमारे आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन इस ब्रिज की वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो करंट इन्वेस्टमेंट से नहीं है। इसका इम्पैक्ट किससे? आपके पास 2015 के अंदर ये जो ब्रिज था इस पे काम स्टार्ट हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट को जब भी हम देखते हैं हम लेक्स को भी कंसीडर करते हैं। लेक्स इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट हुई है और वो इन्वेस्टमेंट कब आउटपुट देना स्टार्ट करती है। ठीक। तो लेग्स इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम किस तरह लेते हैं? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं टॉबिन क्यू रेशो से। टॉबिन क्यू एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये रेशो इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये रेशो क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉबिन क्यू का जो रेशो है उसका नॉमिनेटर वी है। वी का मतलब क्या होता है? स्टॉक वैल्यू ऑफ फर्म। और इसका डिनोमिनेटर पीके के का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्म, बुक वैल्यू और कॉर्पोरेट नेट
वर्थ, यानी कि जो आपकी फर्म की एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितना आपका बैंक बैलेंस है, कितने आपके पास कैपिटल स्टॉक है, और कितने आपके अदर एसेट्स हैं, तो आपकी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू क्या होती है कि आपकी कंपनी की मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट में क्या वैल्यू है। तो स्टॉक मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपने कितने शेयर्स इशू किए हुए हैं, क्वांटिटी ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी से प्राइस ऑफ शेयर से, यानी कि आपकी कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हुए हैं, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो आपकी कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू क्या होगी, 10,000। तो स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म टोबन क्यू का नॉमिनेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्म। अकाउंटिंग में इसे बुक वैल्यू कहा जाता है, और कॉर्पोरेट अकाउंट्स में इसे क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेट नेट वर्थ ऑफ फर्म। अब देखें इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारी एक कंपनी है, इसका नाम है एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी को इस्टेब्लिश किए हुए 7-8 साल हो गए, और इन 7-8 सालों में एबीसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। कितना ग्रो किया, इतना ग्रो किया कि हमने पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर इसका एक एक ऑफिस हमने ओपन कर लिया है। लेट्स सपोज जो कराची में जो ऑफिस है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 5 है। टोटल वैल्यू का मतलब कराची में जो ऑफिस है उसकी लैंड की प्राइस, उसके इक्विपमेंट की प्राइस, उसके एसेट की प्राइस, उसके बैंक बैलेंस की प्राइस, जो टोटल कराची ऑफिस की वैल्यू है वो 5 है। जो लाहौर का ऑफिस है उसकी वैल्यू 4 है। जो पिशावर में ऑफिस है उसकी वैल्यू 2 है। जो कोयटा में ऑफिस है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है। यानी कि एबीसी कंपनी के पूरे पाकिस्तान में जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, वो 12 12 है। यानी कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एबीसी कंपनी की आपके पास 12 है। ये एक्चुअल कॉस्ट क्या चीज़ है, ये आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्म है, बुक वैल्यू और कॉर्पोरेट नेट वर्थ है। अब हम सोच रहे हैं कि एबीसी कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करवाया जाए, क्योंकि अब ग्रो हो गई है। हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, ज़्यादा लोगों को हम अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो अब स्टॉक मार्केट में हम रजिस्टर करने जा रहे हैं एबीसी कंपनी को। एबीसी कंपनी या किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करवाने से पहले हमारे पास जो बेसिक्स होते हैं, यानी कि हमारी कंपनी सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड हो, इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड हो, किसी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ना हो, कोई बैंक केस ना हो, किसी भी बैंक का डिफॉल्टर हम लोग ना हो। तो हमने स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर दिया। स्टॉक मार्केट में एक फॉर्म मिलता है जिसे हमें कंप्लीट करना होता है। उस फॉर्म के अंदर बहुत कुछ होता है, और उन तमाम चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि उस फॉर्म में पूछा जाता है कि आप कितने शेयर इशू कराना चाहते हो। अब ये डिसीजन एबीसी कंपनी की ऑनर्स का है। अगर एबीसी कंपनी की टोटल वैल्यू 12 है, और एबीसी कंपनी अगर क्वांटिटी ऑफ शेयर 12 रखना चाह रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके एक शेयर की प्राइस क्या होगी, एक शेयर की प्राइस 1 होगी। अब अगर एबीसी कंपनी कह रही है कि मैंने 24 शेयर इशू करने हैं, तो एक शेयर की प्राइस क्या होगी, 0.5 होगी। अगर एबीसी कंपनी कहती है कि मैंने जो शेयर्स मैंने इशू करने हैं मार्केट के अंदर वो कितने करने हैं, 6 करने हैं, तो एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हम रजिस्टर करते हैं उस वक्त कंपनी को डिसाइड करना होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं। कोई कंपनी अगर ज़्यादा शेयर इशू करती है तो उसके एक शेयर की प्राइस क्या होती है, कम होती है। और कोई कंपनी कम शेयर इशू करती है तो उसके शेयर की प्राइसेस क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है। शेयर प्राइस सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, एक और चीज़ पे भी डिपेंड करता है, वो होता है आपका बेस कितना है, आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और आप नंबर ऑफ शेयर भी ज़्यादा इशू करो, तब भी आपके शेयर की प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो शेयर प्राइस ज़्यादा रखनी कम रखनी ये भी डिसीजन किसका होता है, कंपनी का। आपने देखा होगा कि जो बैंक्स होते हैं उनके शेयर की वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है, और जो आपकी ऑयल कंपनीज हैं उनकी शेयर की वैल्यू तो उनसे भी ज़्यादा है। लेकिन कुछ जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक्स हैं, आप ये दूसरे इदारे हैं, उनके शेयर की प्राइस देखोगे आपको बहुत कम मिलेगी। कम क्यों मिलती है, क्योंकि उन्होंने शेयर्स बहुत ज़्यादा इशू किए। तो फर्स्ट टाइम जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं तो उस वक्त ये जो नॉमिनेटर होता है स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, और ये जो डिनोमिनेटर होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्म, ये दोनों सेम होते हैं फर्स्ट टाइम जब हम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होते हैं। तो एबीसी कंपनी को हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, इसकी जो टोटल स्टॉक मार्केट वैल्यू है वो फर्स्ट टाइम कितनी है, वो 12 ही है। 12 क्यों है, क्योंकि एबीसी कंपनी ने 12 शेयर इशू किए हैं, और एक शेयर की प्राइस कितनी है, 1 है। तो स्टॉक मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ शेयर इंटू क्वांटिटी ऑफ शेयर। 12 नॉमिनेटर है, और डिनोमिनेटर भी क्या है आपके पास, वो 12 भी है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट इसकी कितनी थी, 12 थी।
अगर एबीसी कंपनी 24 शेयर इशू करेगी तो तब भी उसकी स्टॉक मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 12 ही होगी, क्योंकि 24 इंटू 0.5 क्या होगा आपका? 12। तो नंबर ऑफ शेयर का जो भी डिसीजन हो, फर्स्ट टाइम जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर होते हैं, उस वक्त हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो स्टॉक मार्केट वैल्यू होती है, वो दोनों क्या होती हैं आपकी? सेम होती है। ठीक है, अब देखें, अब हम टोबिन क्यू रेशियो से इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लेते हैं। अब अगर आपकी जो एबीसी कंपनी है मार्केट के अंदर बेटर ग्रो करती है, मार्केट में परफॉर्मेंस उसकी बेटर होती है, जो आपके पास पब्लिक होती है उसका ट्रस्ट वो विन करती है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसके जो शेयर की वैल्यूज होंगी वो बढ़ जाएगी। शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब शेयर की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। जब ज्यादा लोग इसके शेयर परचेज करने जाएंगे तो शेयर की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अब शेयर की प्राइसेस बढ़ने से स्टॉक वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्टॉक वैल्यू ऑफ फर्म जो आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती है वो डेली बेसिस पर होती है। शेयर प्राइसेस आपके राइज और फॉल हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्म होती है, ये आपकी चेंज कब होती है? ये उसको चेंज होती है जब आपका ऑडिट होता है। कुछ कंपनी साल में 2 मरतबा ऑडिट कराती है, कुछ कंपनी साल में 1 मरतबा ऑडिट कराती है। अगर 6 मंथ सेमी एनुअली आपका ऑडिट हो रहा है तो साल में हर 6 महीने बाद आप ऑडिट कर रहे हो, तो 6 महीने के बाद आप स्टॉक मार्केट में अपनी फर्म की जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसे आप क्या करोगे? चेंज करोगे, या बढ़ेगी या कम होगी। लेकिन स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी आपके पास? डेली बल्कि अर्ली बेसिस पे क्या होगी? इंक्रीज और डिक्रीज होगी। अब अगर किसी कंपनी का क्यू रेशियो 1 है तो इसका मतलब क्या है? उसकी एक्चुअल वैल्यू और स्टॉक मार्केट वैल्यू दोनों आपके पास क्या है? सेम है। क्योंकि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब अगर किसी कंपनी का क्यू रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसकी स्टॉक मार्केट वैल्यू इसकी एक्चुअल वैल्यू से भी क्या है? ज्यादा है। तो टोबिन क्यों क्या कहता है कि हमें उस फर्म पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस फर्म को परचेज करना चाहिए, या उस फर्म के शेयर्स को परचेज करना चाहिए जिसका टोबिन क्यू रेशियो 1 से ग्रेटर हो, और उस फर्म के ज्यादा शेयर्स परचेज करने चाहिए जिसका टोबिन क्यू रेशियो जितना ज्यादा ग्रेटर हो। और जिस किसी भी फर्म का अगर टोबिन क्यू रेशियो क्यू से कम हो, उस फर्म पे तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस। लॉस क्यों होगा? क्योंकि क्यू रेशियो लेस देन 1 का मतलब क्या है? कि नॉमिनेटर आपका कम होगा और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लेस देन 1 क्यू रेशियो का मतलब ये हुआ कि आपकी जो फर्म है स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वर्स है, और इतने वर्स है कि इसकी जो स्टॉक मार्केट वैल्यू है उसकी एक्चुअल वैल्यू से भी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई। यानी कि शेयर प्राइसेस उसकी कम होते होते उसकी जो बेंचमार्क शेयर प्राइसेस थे उससे भी क्या हो गए? कम हो गए। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट के अंदर डिसीजन में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड कर रहा होता है टॉबिन्स क्यू रेशियो पे। टॉबिन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस रेशियो को इंट्रोड्यूस करवाया था, क्यू रेशियो इसका नाम है, इसीलिए इस इकोनॉमिस्ट और इस रेशियो का नाम भी क्या पड़ गया? टॉबिन्स क्यू रेशियो। तो टॉबिन क्यू रेशियो क्या एक्सप्लेन करता है? कि Q greater than 1, investment in stock market is profitable. If Q ratio is less than 1, this means investment in stock market आपको क्या देगी? आपको लॉस होगा। तो हमें किस फर्म को परचेज करना चाहिए, किस फर्म पे ज्यादा शेयर परचेज करने चाहिए? जिसका क्यू रेशियो जितना ज्यादा हाई हो। तो जिसका कम हाई होगा, यानी कि पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 होगा लेकिन कम होगा, उस पर हमें कम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जिन फर्म्स का क्यू रेशियो लेस देन 1 है तो ऐसी फर्म में तो हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फर्म किसी वक्त भी बैंकरप्ट हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम एक मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, किसी फर्म को हम परचेज करने जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा शेयर को परचेज करने जा रहे हैं, तो ये डिसीजन हम किससे लेते हैं? टॉबिन्स क्यू रेशियो से हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के दो वर्जन्स होते हैं। ठीक है, देखें, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था क्लोज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्लोज का मतलब क्या है? आउटपुट इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। ट्रेड को हमने जीरो कर दिया, एनएक्स को जीरो कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ क्लोज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में अगर आउटपुट सी प्लस आई प्लस जी के बराबर है तो इसका मतलब क्या है? कि इस कंट्री के अंदर जितनी भी मार्केट्स होंगी वो सारी क्या होंगी आपके पास? इक्विलिब्रियम पर होगी। तो हमारी बुक की ये क्वेश्चन नंबर 4.7 है। तो ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की एक आइडेंटिटी है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है तो गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम पर होगी। ठीक है, अब तक इसी इक्वेशन को अगर हम मोर
ऑर्गेनाइज करें, इस इक्वेशन में से हम सी और जी को इक्वेशन के उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है, y माइनस सी माइनस जी। अब हमें मालूम है कि ये जो y माइनस सी माइनस जी है ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है आपके सेविंग के। ठीक है, तो सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, हमारे पास ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्यों होती है ये हम अभी डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट वीक हमने अंडरस्टैंड किया था सेविंग कर्व, और हमने अंडरस्टैंड किया था सेविंग कर्व ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप। आपने आंसर किया था कि वाई सेविंग कर्व पॉजिटिवली स्लोप। आप बताएं, आप में से कौन आंसर करेगा कि जो सेविंग कर्व होती है ये आपकी पॉजिटिवली स्लोप क्यों होती है। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट। तो आप बताएं ये सेविंग कर्व पॉजिटिव स्लोप क्यों होती है। क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है उतनी ज़्यादा सेविंग हो रही होती है, क्योंकि रीजन क्या है, एफडी। क्या रीजन है। सर क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कहते हैं हायर देन एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट होती है। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी सेविंग्स बढ़ रही है ना। जी, सेविंग क्यों बढ़ रही है रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से। क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी ना एज प्रोपोर्शनेट टू इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग को थोड़ी देखते हैं, सेविंग और कंजप्शन में ट्रेड ऑफ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। सर सेविंग ज्यादा करते हैं कंजप्शन कम करते हैं इसलिए। जब कंज्यूमर फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फ्यूचर पे आपको क्या क्या फायदा मिलता है। रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। रिटर्न ऑन सेविंग इंक्रीज ना, तो जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, रिटर्न ऑन सेविंग इंक्रीज। रिटर्न ऑन सेविंग इंक्रीज का मतलब क्या है कि आप अपने फ्यूचर ओरिएंटेड होते हो, तो फ्यूचर के अंदर अपनी कंजप्शन को स्मूथ करने के लिए आप क्या करोगे, कंजप्शन को कम करोगे और सेविंग आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज, सेविंग कर्व में क्या होगा, एक्सपेंशन इन सेविंग कर्व। रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, सेविंग डिक्रीज। सेविंग डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से रिटर्न ऑन सेविंग्स कम हो जाएंगे। तो आपकी जो कंजप्शन है उसे आप स्मूथ करने के लिए आप क्या करोगे, अपनी सेविंग को कम करोगे, कंजप्शन को आप बढ़ाओगे। तो रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से सेविंग में अट्रैक्शन कम हो जाती है, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सेविंग को लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। रीजन क्या है, रिटर्न ऑन सेविंग। ठीक है, तो सेविंग कर्व ऑलवेज पॉजिटिवली स्लोप। आज की क्लास के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा है ना, तो इन्वेस्टमेंट कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप। इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप होती है। अब आप बताएं इन्वेस्टमेंट कर्व क्यों नेगेटिव स्लोप होती है। सेविंग कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट ऑफ सेविंग, एंड इन्वेस्टमेंट कर्व क्या शो करता है, इन्वेस्टमेंट कर्व शो कर रहा होता है सेम रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, इसके क्या रीजन हैं, ये भी हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। वाई एक्सिस रियल इंटरेस्ट रेट, एक्स एक्सिस फॉर सेवर्स के लिए सेविंग है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट है। आप बताएं वाई इन्वेस्टमेंट कर्व डाउनवर्ड स्लोप, इसका क्या चैनल होगा। रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट का क्या चैनल है। सर एमपी के तो नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की वजह से। पीके के अंदर आर थोड़ी आता है, आर तो यूजर कॉस्ट के अंदर आता है ना। रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो डिजायर कैपिटल स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जब डिजायर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का ये चैनल है। चैनल आपके पास क्या है कि जब भी रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो डिजायर कैपिटल स्टॉक है वो आपका क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिजायर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप, ठीक है। और रियल इंटरेस्ट रेट अगर फॉल हो जाए, कम हो जाए, तो रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा तो हमारा डिजायर कैपिटल स्टॉक जो हमने आज की क्लास में पढ़ा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो डिजायर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज का मतलब क्या है, आपने ज़्यादा मशीनरी परचेज की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है आपके पास, इंक्रीज हो गई है। तो रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, एक्सपेंशन इन इन्वेस्टमेंट कर्व। रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन इन इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की दो इक्वेशंस अभी हमने अंडरस्टैंड की। पहली इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, और इसी इक्वेशन को हमने किस चीज़ के इक्वल किया, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है, आउटपुट इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, एंड सेकेंड जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए ये जो सेविंग होती है, सेविंग का मतलब होता है क्या है, अमाउंट ऑफ जो सेविंग होती है उसे कहा जाता है लैंडिंग। जो सेवर की अमाउंट होती है उसे लैंडिंग कहा जाता है। आप बैंक के अंदर पैसे रख रहे हो, बैंक में पैसे क्या कर रहे हो आप, लैंड कर रहे हो। और जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर होती है उसे कहा जाता है बोरिंग। तो सेविंग का मतलब क्या है आपके पास, लैंडिंग, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बोरिंग। देखें ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अगर रियल इंटरेस्ट रेट 10 है तो 10 रियल इंटरेस्ट रेट पे सेविंग्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। और जो 3 इंटरेस्ट रेट है, 3 इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन सेविंग। देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग का मतलब क्या हुआ, बोरिंग ग्रेटर देन लैंडिंग। ज्यादा लोग बैंकों से पैसे निकालने जा रहे हैं, बोरो करने जा रहे हैं, और कम लोग बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करने जा रहे हैं, लैंडिंग करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग होगी। तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग पावर्स, लैंडिंग एंड बोरिंग पावर्स, इंटरेस्ट रेट को हमेशा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट गुड्स मार्केट में इंक्रीज कब होता है, जब इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो, ग्रेटर देन सेविंग्स हो। इसी तरह 10 रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कि लैंडिंग ज्यादा है और बोरिंग कम है। ज्यादा पैसे, ज्यादा लोग बैंकों के अंदर पैसे रखना चाह रहे हैं, लैंडिंग ज्यादा है, और कम लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं। तो जब बोरिंग कम होगी और लैंडिंग ज्यादा होगी तो लैंडिंग एंड बोरिंग पावर्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पावर्स इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जिस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट आपका एडजस्ट होगा उस पॉइंट के ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी। तो जिस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम मीन सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। क्योंकि जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम होंगी तो आउटपुट और स्पेंडिंग भी क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, लैंडिंग इक्वल्स टू बोरिंग और सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। अब देखें गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज किस तरह होगा। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा चेंज होगा ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ सेविंग एंड फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो ये रियल इंटरेस्ट रेट है इसे हम क्या कहते हैं, गुड्स मार्केट क्लियरिंग रियल इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका गुड्स मार्केट को क्या कर रहा होता है, एडजस्ट कर रहा होता है। आप सेविंग इन्वेस्टमेंट डायग्राम्स हमने गुड्स मार्केट को एक्सप्लेन किया। रियल इंटरेस्ट रेट को वर्टिकल एक्सिस में रखा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखा। इन्वेस्टमेंट डाउनवर्ड स्लोप है, सेविंग आपकी अपवर्ड स्लोप है। जिस जगह ये दो इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। एडजस्टमेंट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट किस तरह होता है ये अभी हमने डिस्कस किया, कब इंटरेस्ट रेट आपका फॉल होता है, कब इंटरेस्ट रेट आपका राइज होता है। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। तो सेविंग के फैक्टर्स और इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स, इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करते हैं देखें, इस पे एक लुक हम करते हैं। देखें फैक्टर्स ऑफ सेविंग, आपको मालूम है सेविंग के फैक्टर्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सेविंग के कितने फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास में हमने सेविंग के फैक्टर्स डिस्कस हमने किए थे
सेविंग का जो हमने पहला फैक्टर पढ़ा था वो क्या था, वाई सी क्या चीज था हमारा, वाई सी इज करंट इनकम, है ना। तो वाई सी हमारा करंट इनकम था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा वाई एफ इज फ्यूचर फ्यूचर इनकम। इनकम। फिर हमने पढ़ा वेल्थ, फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट परचेजेस। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया रियल था इंटरेस्ट रेट। एक्सिस। रियल इंटरेस्ट रेट तो मैन वेरिएबल हो गया ना, जिसे हम सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को ड्राइव करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा और फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को हमने डिस्कस किया। हमने इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े, और वो फैक्टर जो डिजायर कैपिटल स्टॉक का है वो इन्वेस्टमेंट का भी फैक्टर है। यानी कि एमपी के इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डिजायर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। सेकंड फैक्टर इज रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, और डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज का मतलब क्या है, डिजायर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। उसके बाद फिर हमने पढ़ा टैक्स ऑन कैपिटल। तो टैक्स ऑन कैपिटल इंक्रीज, एमपीके डिक्रीज, डिजायर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट डिक्रीज। तो ये सेविंग के फैक्टर्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स ऑफ सेविंग एंड फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को किस तरह चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है 8%, और 8% इक्विलिब्रियम के ऊपर डिजायर सेविंग कितनी है 6 मिलियन और डिजायर इन्वेस्टमेंट कितनी है 6 मिलियन है। तो इनिशियल हम ए पॉइंट के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस रेट पे हो रहा है आपके पास 8% रियल इंटरेस्ट रेट पे लोग विलिंग टू सेव 6 मिलियन है, विलिंग टू इन्वेस्ट 6 मिलियन है। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। अब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, सब कुछ आपका सेम है, सिर्फ हो क्या रहा है आपका करंट इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन करंट इनकम का मतलब क्या है, करंट इनकम इंक्रीज, सेविंग्स इंक्रीज। तो करंट इनकम जब भी इंक्रीज होगा हमारा जो एमपीसी का प्रोपोर्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करंट इनकम इंक्रीज, सेविंग इंक्रीज। सेविंग इंक्रीज का मतलब क्या है, ये आपका ओरिजिन है, और राइट साइड की तरफ शिफ्टिंग का मतलब इंक्रीज होता है। तो सेविंग कर्व शिफ्ट राइट वर्ड। तो सेविंग आपकी इंक्रीज का मतलब क्या है, सेविंग आपके राइट वर्ड शिफ्ट हो गए S1 टू S2। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल इंटरेस्ट रेट तो 8% ही है, लेकिन 8% पे अब विलिंग टू लैंडिंग, विलिंग टू सेव इतने लोग हैं, यानी 8 मिलियन लोग क्या करने जा रहे हैं, सेव करने जा रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स 8% रियल इंटरेस्ट रेट पे 6 मिलियन ही इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज इन करंट इनकम गुड्स मार्केट के अंदर सेविंग्स क्या हो गई आपके पास, ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो गई। तो जब भी सेविंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होती है रियल इंटरेस्ट रेट गुड्स मार्केट को क्या करता है, एडजस्ट करता है। अब रियल इंटरेस्ट रेट किस तरह एडजस्ट करेगा, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू, अब रियल इंटरेस्ट रेट हमारा फॉल होगा। ये कब तक फॉल होगा, जब तक इक्विलिब्रियम आपका रिस्टोर ना हो जाए। दिस मीन्स न्यू इक्विलिब्रियम एट बी पॉइंट, एंड बी पॉइंट के ऊपर सेविंग कितनी है 7 मिलियन, इन्वेस्टमेंट कितनी है 7 मिलियन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट इनकम हमारी इंक्रीज होगी रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर इनकम है, फ्यूचर इनकम इंक्रीज का मतलब क्या है, फ्यूचर इनकम इंक्रीज, सेविंग्स हमारी क्या हो जाएंगी डिक्रीज, सेविंग डिक्रीज मीन सेविंग करो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो सेविंग अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि अब रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर इनकम इंक्रीज होने से रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट कम होगी। वेल्थ इंक्रीज, सेविंग कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो इंक्रीज इन वेल्थ लीड्स टू इंक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट एंड डिक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज का भी सेम इम्पैक्ट होगा, गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज, सेविंग डिक्रीज, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, सेविंग इन्वेस्टमेंट फॉल।
टैक्स इंक्रीज। तो टैक्स इंक्रीज के दो इम्पैक्ट्स हैं। पहला इम्पैक्ट क्या है? कंजप्शन सेविंग पैटर्न रिमेन सेम। तो टैक्स बढ़ने से अगर कंजप्शन और सेविंग का पैटर्न सेम रहेगा तो रियल इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग रिमेन सेम। बट नॉर्मल इम्पैक्ट क्या होता है? टैक्स इंक्रीज, प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज, कंजप्शन डिक्रीज एंड सेविंग इंक्रीज। तो सेविंग अगर राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं हम टैक्सेस के बढ़ाने से, तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। ठीक है, तो ये था हमारे पास फैक्टर्स ऑफ सेविंग। रिस्पॉन्स ऑफ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स ऑफ सेविंग। अब हम आते हैं रिस्पॉन्स ऑफ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट फैक्टर एमपीके। एमपीके क्यों इंक्रीज होगा? इन्वेंशन हो जाए, कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेट हो जाए, आपकी जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, तो एमपीके इंक्रीज। एमपीके इंक्रीज मींस इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। इन्वेस्टमेंट कर्व राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि जब एमपीके बढ़ता है, एमपीके बढ़ने का मतलब क्या है? बेनिफिट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। जब कैपिटल का बेनिफिट बढ़ेगा तो फर्म क्या करेगी? मोर कैपिटल परचेज करेगी। तो कैपिटल ज़्यादा परचेज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हो गई। तो इन्वेस्टमेंट का शिफ्ट I1 टू I2। इनिशियल इक्विलिब्रियम ये पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट और सेविंग 6 थी। अब ड्यू टू इंक्रीज इन एमपीके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मशीनरी, अब लोग विलिंग टू इन्वेस्ट कितना है? 8 मिलियन विलिंग टू इन्वेस्ट हैं। बट इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो सेवर्स हैं, जो लैंडर्स हैं, वो विलिंग टू लैंड कितना कर रहे हैं? 6 मिलियन ही कर रहे हैं। अब ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, आपकी जो कंट्री है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स ग्रेटर देन सेविंग हो गई है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग होगी, रियल इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट कब तक इंक्रीज होगा? जब तक न्यू इक्विलिब्रियम आपका रिस्टोर ना हो जाए। तो न्यू इक्विलिब्रियम 8, बी पॉइंट और न्यू इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। तो एनी फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, अमाउंट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट 3 फैक्टर्स आपके क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। ये तीनों फैक्टर्स करते क्या है? इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज मींस इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अब अगर इन्वेस्टमेंट कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट कर्व अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इसका मतलब ये है कि रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज का मतलब क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज एंड सेविंग डिक्रीज। और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज का मतलब क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट सेविंग आल्सो इंक्रीज। बट सेविंग इंक्रीज का मतलब क्या है? कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन सेविंग अगर बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज होगा। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम एंड रिस्पॉन्स ऑफ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम टू चेंज इन फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फैक्टर्स ऑफ सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट का एक लास्ट टॉपिक है, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा आपके लिए। अब हम आते हैं नोमेरिकल्स पे, इनको गो थ्रू करते हैं ताकि आज कंप्लीट हो जाए। तो कुछ नोमेरिकल्स हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का एक नोमेरिकल हमने कवर कर लिया था, तो जो रिमेनिंग नोमेरिकल्स हैं उन्हें हम देखते हैं। देखें, स्क्रीन क्लियरली शो हो रही है या इसका जो स्क्रीन का मैं लार्ज करूं? सर सही है, क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कंजप्शन इन फर्स्ट पीरियड, कंजप्शन इन सेकंड पीरियड वाली जो इक्वेशन हमने की थी उससे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हो सिंपल। इसके अंदर क्या करना है, असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट, है ना, और व्हाट इज यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये भी आप इजीली कर लोगे, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। एन इकोनॉमी इज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट 9000 इज आउटपुट, गवर्नमेंट परचेजेस 2000। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिजायर कंजप्शन एंड डिजायर इन्वेस्टमेंट आर एज फॉलोज। तो रियल इंटरेस्ट रेट के डिफरेंट लेवल के ऊपर ये कंजप्शन गिवन है, ये इन्वेस्टमेंट गिवन है। ठीक, ए पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाई डू डिजायर कंजप्शन एंड डिजायर इन्वेस्टमेंट फॉल इज रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। तो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से कंजप्शन भी डिक्रीज हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो रहा है। इसके रीजन आपने एक्सप्लेन करना है, इनके चैनल्स को आपने बताना है। तो ये साहब में से कोई बताएगा कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कंजप्शन क्यों फॉल हो रही है और इन्वेस्टमेंट क्यों फॉल हो रही है। कंजप्शन फॉल क्यों हो रही है, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग सेविंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कंजप्शन आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। और इन्वेस्टमेंट क्यों फॉल हो रही है, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ गया है, डिजायर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज हो गया और इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। तो ये ए पार्ट का आंसर है। प्रॉपर चैनल से आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट में आपने सेविंग का चैनल लगा दिया और सेविंग में आपने और कंजम्पशन में आपने इन्वेस्टमेंट का चैनल लगा दिया, है ना। अगर मैं कहूँ कि कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो कंजम्पशन कम हो गया है, तो ये क्या आंसर सही होगा क्या, वो एक्सेप्टेबल आंसर होगा क्या, लॉजिकल आंसर होगा क्या। कंजप्शन और सेविंग के चैनल डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट के चैनल्स डिफरेंट है ना। तो थ्रू प्रॉपर चैनल हमें क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। बी पार्ट, फाइंड डिजायर नेशनल सेविंग फॉर ईच वैल्यू ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, सेविंग हमें निकालना है। अब हमें मालूम है सेविंग क्या होती है, सेविंग क्या होती है आपको मालूम है। सेविंग का मतलब क्या होता है, सेविंग का मतलब होता है, सेविंग का मतलब क्या है, y माइनस सी माइनस जी। तो ये क्या चीज़ है, ये सेविंग है। तो बी पार्ट में क्या कह रहा है, फॉर ईच लेवल ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट हमें क्या निकालना है, डिजायर सेविंग्स निकालना है। यानी कि हमें टू इंटरेस्ट रेट के लिए y तो 9000 फिक्स है, g 2000 है। हर रियल इंटरेस्ट रेट में कंजम्पशन आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही। तो अब हम यहाँ पे सेविंग निकालते हैं फॉर ईच लेवल ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट। तो ये हमने सेविंग यहाँ पर निकाली है। इंटरेस्ट रेट अगर 2 होगा तो 2 इंटरेस्ट रेट के ऊपर कंजम्पशन हमारी कितनी थी, कंजम्पशन थी हमारी 6100। तो 6100, ठीक है, वाई 9000 है, 9000 में से हमने जी को माइनस किया 2000 को, तो 7000 रह गया। 7000 में से हमने माइनस किया 6100 को, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 900। अब हमें सेविंग निकालनी थी इंटरेस्ट रेट 3 के लिए, तो इंटरेस्ट रेट 3 के ऊपर कंजप्शन 6000 है, तो 9000 माइनस 2000 माइनस 6000, तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, सेविंग आपकी 1000 आ रही है। 4% पे जो आपकी कंजप्शन है वो 5900 है, तो y माइनस 5900 एंड 2000, आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 1100। ये 5% पे 1200 और 6% पे 1300। तो ये हमने बी पार्ट कंप्लीट कर लिया इस क्वेश्चन का। बी पार्ट हमसे क्या कह रहा था, फाइंड डिजायर नेशनल सेविंग फॉर ईच वैल्यू ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट। C part, if the goods market is in equilibrium, what are the values of real interest rate, desired national saving and desired investment। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है कि शो दैट बोथ फॉर्म ऑफ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि हमें गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन से प्रूव करना है, इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो इक्वेशन 4.8 का मतलब क्या है आपको मालूम है, इक्वेशन 4.8 का मतलब क्या है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। और 4.7 का मतलब क्या है, y माइनस वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमें मालूम है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि 5% रियल इंटरेस्ट रेट पे सेविंग भी क्या है 1200 है और इन्वेस्टमेंट भी कितनी है 1200 पर है। तो हमने आंसर दे दिया कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट वाली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो कंडीशन हमें क्या बता रही है, इक्विलिब्रियम सेविंग और इन्वेस्टमेंट इज 1200 and equilibrium real interest rate is 5%।
5%। अब तो दूसरा जो वर्जन है, दूसरा वर्जन हमें क्या बता रहा है, दूसरा वर्जन हमें क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट 5%, सेम इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, दोनों आपकी क्या है 1200। दूसरा वर्जन y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। तो हमें ईच रियल इंटरेस्ट रेट के लिए ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, y हमें मालूम है 9000 है, तो इंटरेस्ट रेट 2 के ऊपर सी प्लस आई प्लस जी क्या होंगे। सी प्लस आई प्लस जी को डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट वीक में अंडरस्टैंड करेंगे। तो 2% पे सी प्लस आई प्लस जी क्या होगा, सी 6100 है, तो 6100 1500 और जी हमें गिवन है 2000। तो जी हमें गिवन है 2000, वाई हमें गिवन है 6000 और जी हमें गिवन है 2000। सर वाई 9000। हाँ बिल्कुल 9000 सर ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, अभी हमने देखा था, देखें ये बुक है ना, ये क्वेश्चन आपका है ना, इसमें लिखा हुआ देखो, आउटपुट इज 9000, जी इज 2000। तो आउटपुट और वाई गिवन है। हम इस पार्ट के अंदर हैं, इसमें हमने इक्वेशन 4.8 से गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम प्रूफ कर दिया है। अब हमें इक्वेशन 4.7 से गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम प्रूफ करना है। तो इक्वेशन 4.7 से हमने यहाँ पर प्रूफ किया, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट किया, इक्वेशन 4.7। तो 2% रियल इंटरेस्ट रेट पे सी प्लस आई प्लस जी कितना आ रहा है, 9600 आ रहा है। ठीक है, तो 9000 में हमने प्लस कर दिया, 9000 से हमने प्लस कर दिया 1500, नहीं 6100 को प्लस किया हमने 1500 से, और फिर उसमें प्लस कर दिया 2000, तो ये हमारे पास कितना आ गया 9600। फिर हमने 6000 प्लस 1400 प्लस 2000 किया तो 9400 आया। फिर हमने 59000 प्लस 1300 प्लस 2000 किया तो 9200 आया। फिर हमने किया 5800 प्लस 1200 प्लस 2000, तो आंसर हमारे पास कितना है 9000 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5% रियल इंटरेस्ट रेट पे आउटपुट इक्वल्स टू डोमेस्टिक स्पेंडिंग। तो इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर y किसके इक्वल है, सी प्लस आई प्लस जी के। तो 5% इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट है, ये हमने दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया। सेविंग इन्वेस्टमेंट से भी प्रूफ किया और आउटपुट इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी से भी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या कह रहा है, रिपीट पार्ट सी फॉर द केस इन विच गवर्नमेंट परचेजेस फॉल टू 1600, assume that amount people desire to consume at each real interest rate is unchanged। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंजप्शन सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है, सिर्फ गवर्नमेंट परचेजेस आपकी फॉल हो रही हैं। गवर्नमेंट परचेजेस फॉल होने का मतलब क्या है, पहले 2000 थी, अब कितनी हो गई है 1600 हो गई हैं। तो गवर्नमेंट परचेजेस फॉल होगा तो आपका गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सेविंग वाला ये जो कॉलम है ये दोबारा निकालना होगा। दोबारा क्यों निकालना होगा, दोबारा इसलिए निकालना होगा क्योंकि ये जो सेविंग हमने निकाला था ये जी 2000 के लिए निकाला था। अब हम यहाँ पर सेविंग निकालेंगे एक और, वो किसके लिए निकालेंगे, जब जी आपका 1600 होगा। यानी कि 9000 में से हम माइनस करेंगे 6100 और माइनस हम क्या करेंगे जी 2, यानी कि गवर्नमेंट परचेजेस जो 2 हैं वो कितने आपके पास 1600। तो ईच लेवल ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट पे सेविंग हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो न्यू सेविंग निकालना है और फिर हमें प्रूफ करना है न्यू वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी हमने करना है। तो दो कॉलम हमें और बनाने और हमें गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना है, तो बोथ वर्जन ऑफ गुड्स मार्केट। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। An economy has full employment output of 6000, आउटपुट 6000 है, गवर्नमेंट परचेजेस 1200 है। डिजायर कंजप्शन की इक्वेशन हमें गिवन है और डिजायर इन्वेस्टमेंट इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, वाई आउटपुट है, आर रियल इंटरेस्ट रेट है। ई पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड एन इक्वेशन रिलेटिंग डिजायर नेशनल सेविंग टू आर एंड वाई। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि y की वैल्यू गिवन है, लेकिन आपने जो इक्वेशन बनानी है उस इक्वेशन के अंदर y भी हो और r भी हो।
यानी कि सेविंग की इक्वेशन आपने बनानी है और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, क्योंकि आपसे कह रहा है ये फाइंड एन इक्वेशन रिलेटिंग डिजायर नेशनल सेविंग टू आर एन वाई। तो ये दोनों गिवन है, हमें सेविंग इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो हमने सेविंग इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव की है, इसे हम दोबारा कर लेते हैं। तो कंजम्पशन हमें गिवन था, इन्वेस्टमेंट इक्वेशन हमें गिवन है। हमें मालूम है सेविंग इज इनकम माइनस स्पेंडिंग ऑन करंट नीड्स, इनकम माइनस कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट परचेजेस। अब यहाँ पे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y माइनस सी क्या चीज़ है, 3600 2000 r प्लस 0.1 y माइनस जी की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमसे कहा गया कि सेविंग इक्वेशन r एंड y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये प्लस का जो 3600 है ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस 1200। अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। y प्लस में ये y आपका क्या है, माइनस में, तो y के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1y माइनस 0.1y ये क्या हो गया, 0.9y। साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 आपका क्या है, ग्रेटर देन 0.1। उसके बाद प्लस 2000 r, इसको हमने सेम यहाँ पर राइट कर दिया। हमेशा इक्वेशन में हम पहले उन चीज़ों को लिखते हैं जिनके साथ वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये r के साथ y है, तो ये हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं, माइनस 3600 और माइनस 1200, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4800। तो ये हमने सेविंग इक्वेशन हमने ड्रॉ की, इक्वेशन ऑफ सेविंग टू आर एन वाई। यहाँ पर आर भी है और वाई भी है, तो हमने ये पार्ट कर लिया, सेविंग इक्वेशन टू वाई एन आर। अगर आप वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा और इसका पार्ट बी भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास क्या था, फाइंड इक्वेशन ऑफ सेविंग रिलेटेड टू आर एन वाई। अब हम कर रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट इज यूजिंग बोथ वर्जन ऑफ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्वेशन 4.7 एंड 4.8 दोनों वर्जन से हमें क्या करना है, फाइंड रियल इंटरेस्ट रेट दैट क्लियर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो रियल इंटरेस्ट रेट हमें निकालना है दोनों वर्जन से। हम फर्स्ट वर्जन हमारा क्या है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, इक्वेशन 4.8। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इस कंडीशन से हम रियल इंटरेस्ट रेट निकालने की कोशिश करते हैं। सेविंग इक्वेशन अभी हमने ड्राइव किया है, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे के इक्वल करते हैं क्योंकि ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। y की वैल्यू हमें गिवन थी 6000, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 6000, r 2000 r पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस 4000 r नेगेटिव है। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं नेगेटिव वैल्यूज को हम पॉजिटिव साइड में लेकर आते हैं। ठीक है, तो माइनस 4000 को हम इक्वेशन किस तरफ लाते हैं, तो ये पॉजिटिव होकर कितना हो गया, 6000 r। माइनस 4800 को इक्वेशन को उस तरफ ले गए तो पॉजिटिव 4800 हो गया, 4800 प्लस 1200 6000। ठीक है, अब 0.9 को हम 6000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये आ जाता है 5400। 5400 को हम इक्वेशन के उस तरफ लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाता है, 6000 माइनस 5400। अब ये जो 6000 आर है, आर से 6000 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन के उस तरफ अगर हम इसे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 600 डिवाइड बाय 6000, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 600 बचा था। तो 600 को हम डिवाइड करेंगे 6000 से, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0.10, यानी कि 10% इज इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट। अब 10% इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारी सेविंग क्या होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ये अगर हमें स्केच करना होगा तो हम कैसे स्केच करेंगे। देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने क्या ड्राइव किया है, ये 10% इक्विलिब्रियम है। अब 10% इक्विलिब्रियम पे सेविंग किया है, इन्वेस्टमेंट किया, इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, इसका आंसर हमें मिलेगा जब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10%, 0.1।
यानी 4000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें और 1200 से माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और सेविंग इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और r को अगर 0.1 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम सेविंग। देखिए इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट निकालने कितना आता है, 4000 को अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है, 4000 का 0.1 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आता है, 400। कितना आ रहा है, 400। उसको आप माइनस कर दें 1200 से तो आंसर कितना आ रहा है, 800। तो 800 हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सेविंग इक्वेशन में डालोगे तो वहां पे भी आंसर कितना आएगा, 800 आएगा। ठीक है, तो ये हमने गुड्स मार्केट क्लियरिंग रियल इंटरेस्ट रेट हमने निकाला 10%, इक्विलिब्रियम सेविंग एंड इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिया। अब दूसरा जो वर्जन है वो ये वर्जन, इस वर्जन से आपने खुद निकालना है इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट। वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कंजप्शन फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है, गवर्नमेंट परचेजेस आपको गिवन है, आपके पास क्या आ जाएगा, रियल इंटरेस्ट रेट आएगा। और इस इक्वेशन से भी रियल इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, 10% आएगा। आपने इसको करना है, असाइनमेंट में इस तरह के क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट परचेजेस आपके राइज हो रहे हैं टू 1440, पहले 1200 थे, अब इंक्रीज होकर 4040 हो गया। हाउ डज दिस इंक्रीज चेंज इक्विलिब्रियम equation of desired saving, show changes graphically what happened to market clearing real interest rate। तो डेफिनेटली जब हम गवर्नमेंट परचेजेस को बढ़ाएंगे 1200 से 1400 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 1200 की जगह 1400 लिखेंगे तो सेविंग इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो न्यू सेविंग इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे इन्वेस्टमेंट से, तो हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट होगा वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वो या बढ़ेगा या कम होगा। वो बढ़ेगा या कम होगा, अगर हम थ्योरेटिकल इसका आंसर देखें तो थ्योरेटिकल हमारा आंसर क्या होगा कि गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट परचेजेस जब भी बढ़ती हैं, थ्योरीज क्या कहती हैं, सेविंग क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। अगर हम सेविंग को डिक्रीज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेविंग कर्व हमारा क्या हो रहा है, शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर हमारा आंसर आना होगा तो न्यू जो इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट होगा वो 10% से ज्यादा होगा। न्यू इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट क्या होगी और सेविंग क्या होगी, वो पहले वाली इन्वेस्टमेंट और सेविंग के मुकाबले में कम होगी, लेकिन कितनी होगी ये आपने कैलकुलेट करना है और इस ग्राफ को आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो व्हाट हैपन टू द मार्केट क्लियरिंग रियल इंटरेस्ट रेट, शो द चेंज ग्राफिकली। तो इस तरह आपने इसे एक्सप्लेन करना है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे ये एनालिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट डायग्राम को यूज करना है और आपने बताना है इफेक्ट ऑफ ईच फॉलोइंग ऑन नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड रियल इंटरेस्ट रेट, और अपनी रीजन को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो समझ में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के आपने देखने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपने देखने हैं, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस एनालिटिकल क्वेश्चन को अगर हम गो थ्रू करते हैं तो कंज्यूमर बिकम मोर फ्यूचर ओरिएंटेड एंड डिसाइड टू सेव मोर। ठीक है, सेविंग इंक्रीज कर रहा है, सेविंग इंक्रीज करने से इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, आप आंसर दे सकते हो, है ना। सेविंग इंक्रीज मींस रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। रीजन क्या है, आप बताओगे क्या रीजंस हैं। बी, गवर्नमेंट अनाउंस अ लार्ज वन टाइम बोनस पेमेंट टू वेटरन्स रिटर्निंग फ्रॉम अ वार। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, ये सारे के सारे आपके फाइनेंस हो रहे थे बाय एडिशनल टैक्स लिव्ड ऑन जनरल पॉपुलेशन ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो आपकी जो गवर्नमेंट परचेजेस आपकी बढ़ रही हैं, सिर्फ किन की बढ़ रही हैं, जो लोग वार से वापस आ रहे हैं,
है ना। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट ये बढ़ रहा है कि आपकी कंट्री के अंदर अगले 5 सालों के लिए जो टैक्सेस हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो टैक्स इंक्रीज का इम्पैक्ट आपने बताना है कि पब्लिक पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो फौजी हैं फौजियों पे क्या हो रहा है, आपके पास गवर्नमेंट उनको क्या दे रहा है, बोनस दे रहा है। वो बोनस कहाँ से कवर हो रहा है, आप पे टैक्स लग रहा है। तो आपने बताना है कि टैक्स के बढ़ने से आपकी कंजप्शन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना। तो आपको मालूम है टैक्स के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट होता है, रिगार्डिंग इनक्लेम क्या होता है और नॉर्मल इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। दूसरी पार्ट, गवर्नमेंट रिड्यूस एन इन्वेस्टमेंट टैक्स। तो इन्वेस्टमेंट टैक्स इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा आपने बताना है। इन्वेस्टमेंट टैक्स का मतलब क्या है कि आपका एमपी के इम्पैक्ट करेगा। लार्ज नंबर ऑफ accessible oil deposits are discovered which increase expected future marginal product of capital ना। तो एमपीके आपका इंक्रीज हो रहा है, आप बता सकते हो। इसी तरह टू अ कंट्री लॉस मच ऑफ इस कैपिटल स्टॉक टू अ वार। तो कैपिटल स्टॉक को लॉस कर दिया है, अब आपने ये इवेंट्स हैं, इस इवेंट से क्या होगा ये आपने बताना है। इसी तरह आपके ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने रिकॉर्डिंग सारी देखी है तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सर बस आज के लिए बहुत है, थक गए। सर आप प्लीज वर्ड वाली फाइल एलएमएस पे डाल दें।